नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है वो है बायो इक्विवेलेंसी पर। कुछ पॉइंट्स जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि बायो इक्विवेलेंसी क्या है, इम्पॉर्टेंट क्यों है, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जहाँ की बायो इक्विवेलेंट स्टडीज़ जो है की जाती हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि बायो इक्विवेलेंसी जो है, जैसे कि बायो अवेलेबिलिटी थी उसको कहते थे बायोलॉजिकल अवेलेबिलिटी। उसी तरह से बायो इक्विवेलेंसी का मतलब है बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट। अब ये बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट क्या है? देखिए जो डेफिनेशन है बायो इक्विवेलेंसी की, ये क्या कहती है? टू और मोर ब्रांड्स ऑफ सेम ड्रग इन सेम डोजेज फॉर्म। यानी कि दो दो से ज़्यादा जो हैं किसी ड्रग के जो है हमारे पास ब्रांड्स हैं। आगे हमने एग्जांपल लिया हुआ है रेनिटिडीन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम ड्रग है, रेनिटिडीन 150 mg है। इसके हमने दो डिफरेंट ब्रांड्स लिए हैं। एक कैडला कंपनी का ब्रांड है एसिलॉक 150 mg, और एक स्टेलर फार्माटेक का ब्रांड है टैबलेट रेनिस्ट 150 mg। यहाँ तक जो है बात क्लियर है। सेड टू बी बायो इक्विवेलेंट, इनको बायो इक्विवेलेंट कहा जाएगा इफ़ देयर रिलेटिव रेट एंड रिलेटिव एक्सटेंट। देखिए रिलेटिव रेट और रिलेटिव एक्सटेंट क्या है? देखिए यहाँ पर हमने ये जो ड्रग है, हमने यहाँ पर एक पेशेंट मान लिया कि हमारे पास एक कोई पेशेंट आया। यहाँ पे हमने मान लिया कि कोई पेशेंट ए आया जिसको कि मान लिया हमने हाइपरक्लोरहाइड्रिया की प्रॉब्लम है। हाइपरक्लोरहाइड्रिया, ओके फ्रेंड्स, ये पेशेंट जो है इसको हाइपरक्लोरहाइड्रिया की प्रॉब्लम है। इसको हमने यहाँ पर टैबलेट एसिलॉक 150 mg दे दी। उसके बाद क्या हुआ? ये ड्रग स्टमक में गई, स्टमक में डिज़ोल्व हुई, उसके बाद ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ। और हमने मान लिया कि यहाँ पर ड्रग का एब्जॉर्प्शन 1 mg पर मिनट के रेट से हो रहा है। 1 mg पर मिनट के रेट से हो रहा है। और ड्रग का जब हमने चेक किया, जब ड्रग टोटली एब्जॉर्ब हो गई, चेक किया कि 75 mg जो है ओरल रूट से ड्रग देने के बाद 75 mg अमाउंट उसके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचा, और इसके बाद कोई भी ड्रग जो है एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। तो यहाँ पर एक्सटेंट यानी कि अमाउंट एब्जॉर्ब्ड क्या आ गया? 75 mg। वहीं जो है हमारे पास पेशेंट जो है कोई बी है, यहाँ पर कोई पेशेंट बी है, और यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमने स्टेलर फार्माटेक की रेनिस्ट उसको खिलाई। दिक्कत उसको भी सेम है, हाइपरक्लोरहाइड्रिया पेशेंट बी को भी है। और यहाँ पर हमने सेम ऐसा ही पाया कि पेशेंट के स्टमक में जो है ड्रग पहुँचने के बाद, डिसोल्यूशन के बाद रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1 mg पर मिनट था, और अमाउंट एब्जॉर्ब्ड 75 mg था। देखिए यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे बढ़ लेते हैं डेफिनेशन में। यहाँ पर हमने देखिए कि रिलेटिव रेट और रिलेटिव एक्सटेंट जो है नीचे एग्जाम्पल में सेम था। आगे लिखा है टू विच द ड्रग रीचेज टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग पहुँच गई 75 mg, दोनों ब्रांड्स की आर सेम। तो यहाँ पे आप देख ही लिया होगा कि यहाँ पर भी 75 mg, यहाँ पर भी 75 mg। क्या यहाँ पर कोई डिफरेंस हुआ? देखिए यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ। सेम रेट से एब्जॉर्प्शन हुआ, सेम एक्सटेंट बॉडी में गया। यहाँ पर भी सेम रेट से एब्जॉर्प्शन हुआ, सेम एक्सटेंट बॉडी में गया। तो अब इन दोनों ड्रग्स को हमने कहा दीज आर बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बाय डेफिनेशन जो है हमने वैसा ही पाया जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है प्रैक्टिकली करके। तो दोस्तों ये थी बात बायो इक्विवेलेंसी की। इस तरह से जो है बायो इक्विवेलेंट माना जाता है दो डिफरेंट ब्रांड्स को, अगर उनका रिलेटिव रेट और दोनों का रेट को रिलेटिव देखिए, रेट को अगर हम कंपेयर करें तो सेम है और एक्सटेंट भी सेम है। तो रिलेटिव रेट और रिलेटिव एक्सटेंट यहाँ पर सेम है। तो इन दोनों ब्रांड्स को हम कहेंगे कि दीज ब्रांड्स आर बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट। अब दोस्तों देखिए इम्पोर्टेंस यहाँ पे क्या रहती है बायो इक्विवेलेंसी की। देखिए दो तरह के हम इसमें डायमेंशंस देखते हैं। एक तो हम देखते हैं कंपनीज़ की तरफ से, जो कंपनीज़ मैन्युफैक्चर करती हैं ब्रांड, उनकी तरफ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि बिजनेस जो करता है वो प्रॉफिट मेकिंग का एक प्रॉफिट मेकिंग के लिए करता है। तो यहाँ पर कंपनीज़ की तरफ से देखते हैं। मानिए कैडला कंपनी की जो एसिलॉक 150 है, ये 1 mg पर मिनट के हिसाब से एब्जॉर्ब होती है। ये एग्जांपल हमने सिर्फ लिया है, ये देखिए एक्चुअल रेट एब्जॉर्प्शन का नहीं है। हाँ यहाँ पर 75 mg लिखा है, ये बायो अवेलेबिलिटी है जो कि 50% होती है रेंटिडीन की ओरल रूट से। तो एसिलॉक की 75 mg ही बॉडी में जाती है। यहाँ पर भी है स्टाइलर फार्माटेक की जो है रेनिस्ट 150 है। यहाँ पर हमने मान लिया कि एसिलॉक का 1 mg पर मिनट है, लेकिन जो स्टाइलर फार्माटेक की रेनिस्ट है इसका एब्जॉर्प्शन रेट है 0.5 पर मिनट, 0.5 mg पर मिनट। यहाँ पे नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर 75 mg, अगर 1 mg पर मिनट से एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो 75 mg ड्रग जो है
75 मिनट्स में एब्जॉर्ब हो जाएगी। ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद हमें फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिल जाएगा, यानी कि लगभग जो है 75 मिनट के बाद वो पेशेंट जो है हमारा ठीक हो जाएगा। यहाँ पर 2-3 मिनट में जो है उस पेशेंट को जो है इफेक्ट मिल जाएगा ड्रग के सिस्टमिक सर्कुलेशन को रीच करने के बाद। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है स्टेरल फार्माटेक इस ड्रग के साथ, यहाँ पे 0.5 mg पर मिनट से ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है। अब यहाँ पर 1 mg पर मिनट से 75 मिनट लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर इसके हाफ से हो रही है, तो नेचुरल सी बात है यहाँ पर जो है 150 मिनट लग जाएंगे, इससे डबल लग जाएगा यहाँ पर टाइम। यहाँ पर इस पेशेंट को जो है इफेक्ट मिल रहा है 150 मिनट के बाद। तो अब बताइए कि पेशेंट कैडला कंपनी की ड्रग खाएगा या स्टेलर फार्माटेक की? तो नेचुरल सी बात है, पेशेंट कहेगा इससे जल्दी इफेक्ट मिल रहा है कैडला की कंपनी की ड्रग से, तो मैं इसकी क्यों खाऊं? तो देखिए, इसीलिए बायोइक्विवेलेंस स्टडी इंपॉर्टेंट है, ताकि जो डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं सेम डोजेज फॉर्म के, उनको उनका जो इफेक्ट जो है वो सेम रहे। नहीं तो कोई एक ब्रांड यहाँ पे पॉपुलर हो जाएगा, दूसरे ब्रांड के लिए जो पेशेंट लाइक करते हैं वो कभी लाइक ही नहीं करेंगे, कि यहाँ इनका इफेक्ट तो जो है प्रॉपर नहीं आता। वहीं अगर हम मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मेडिकली भी दिक्कत सामने आएगी कि हमने किसी पेशेंट को ट्रीट करना है, तो एक कैडला कंपनी की ड्रग से वो जल्दी ठीक हो रहा है, तो नेचुरली ही वहाँ पर जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, वो इसे ही प्रेफरेंस देंगे, ना कि इसे, क्योंकि इससे इफेक्ट मिल रहा है, पेशेंट जल्दी ठीक हो रहा है। तो इसीलिए जो है बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ यहाँ पर, आई होप आप समझ गए होंगे, मेरी कोशिश थी जो समझाने की, इसीलिए बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है रोल प्ले करते हैं। और अगर ये बायो इक्विवेलेंट्स ना हो ड्रग, तो देखिए ब्रांड्स की स्विचिंग भी कभी हम नहीं कर सकते। आप सोचिए कि अगर कोई दो डिफरेंट ब्रांड्स बायो इक्विवेलेंट ही नहीं है, तो ब्रांड्स को स्विच कैसे करेंगे हम? उस व्यक्ति को किसी और कंपनी की दवाई कैसे दे सकते हैं सेम ड्रग के लिए? जैसे कि कोई पेशेंट हमारे पास आया और उसने कहा कि मुझे जो है अमॉक्सिक्लैब दो, और हमारे पास जो है अमॉक्सिक्लैब किसी अलग कंपनी की, हमारे पास अमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लैवनेट जो है किसी और कंपनी की है, तो वो पेशेंट लेगा ही नहीं, कि इसी से फ़र्क पड़ता है, इससे तो फ़र्क पड़ता नहीं। इसीलिए जो है बायो इक्विवेलेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ड्रग्स का। अब देखिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे सिर्फ ये एग्जांपल था, यहाँ पे रेट ऑफ, देखिए ये कभी भी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दो ड्रग का जब कंपेयर किया जाता है तो एग्जैक्ट सेम नहीं आता। ये बात जो है हमें यहाँ पे समझनी है। यहाँ पे वेरिएशन अलाउड होती है +-20% की। ऐसा कभी भी नहीं होता कि दो डिफरेंट ड्रग्स का बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आ जाए, एग्जैक्ट ही एक्सटेंट आ जाए। यहाँ पर जो है इसीलिए वेरिएशन हमारे पास जो है रहती है। जैसे कि डिसोल्यूशन स्टडीज़ का जब हम करते हैं, तो वहाँ पर भी जो रिज़ल्ट आता है वो स्पेसिफिक जो है, हमें वेरिएशन अलाउड होती है, +-5% है, 7.5% की, इतना प्लस माइनस हो गया तो रिजल्ट में तो भी जो है चलेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर +-20% की वेरिएशन होती है बायो इक्विवेलेंसी को स्टडी करते वक्त। अब देखिए, आगे बात करते हैं कंडीशंस फॉर बायो इक्विवेलेंसी स्टडीज़, कि हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी सेम। हमने ऊपर देख लिया कि ओरल दोनों को ओरल रूट से जो है टैबलेट दी गई। ऑब्वियस सी बात है, टैबलेट ओरल रूट से ही दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये एक पॉइंट है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी सेम, तो यहाँ पे ओरल रूट से दोनों को जो है टैबलेट दी गई। वहीं डोजेज फॉर्म ऑफ डिफरेंट ब्रांड ऑफ सेम ड्रग शुड बी सेम। यहाँ पे डोजेज फॉर्म सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ हम टैबलेट दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमने सिरप पिला दिया और फिर हम चेक करने लग गए बायोइक्विवेलेंसी। यहाँ पर जो है डोजेज फॉर्म ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सेम ड्रग शुड बी सेम, तो डोजेज फॉर्म जो है सेम होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बायोइक्विवेलेंसी स्टडीज़ की। देखिए, दो तरह की बायोइक्विवेलेंसी स्टडीज़ हमारे पास रहती हैं, दो तरह के मेथड होते हैं बायोइक्विवेलेंसी स्टडीज़ के। एक होता है इन विवो मेथड, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। इन विवो मेथड की पेशेंट को दवाई खिलाई, वो हमने वहाँ पे वॉलंटियर्स यहाँ पे लिए जाते हैं। तो इन विवो यानी कि एग्जैक्ट जो है जो हमारे पास वॉलंटियर्स हैं, उनकी बॉडी में चेक किया जाता है ड्रग इंजेस्ट करने के बाद कि क्या हमारे पास बायोइक्विवेलेंसी स्टडीज़ का रिजल्ट आ रहा है। दूसरा एक बड़ा ही पॉपुलर मेथड है इन विट्रो स्टडीज़। इन विट्रो स्टडीज़ जो है बेसिकली डिसोल्यूशन स्टडीज़ होती हैं। हमने प्रैक्टिकल फार्मास्यूटिक्स की जो प्रैक्टिकल लैब्स हैं, वहाँ पे भी काफ़ी डिसोल्यूशन स्टडीज़ की हैं डिफरेंट टैबलेट्स के लिए, कि ये कि अगर कोई जैसे कोई अनकोटेड टैबलेट है, क्या वो 15 मिनट्स के अंदर डिसइंटीग्रेट हो रही है। फिर हमने डिसोल्यूशन स्टडीज़ करते हैं कि इसका डिसोल्यूशन कितने टाइम में हो रहा है। फिर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आती हैं कि ये +-85% विद इन 45 मिनट्स या इतने टाइम के अंदर ये ड्रग डिज़ोल्व होनी चाहिए। अगर होती है तो हमारे डिसोल्यूशन स्टडीज़ में वो रिज़ल्ट जो है करेक्ट माना जाता है। तो इस तरह से डिसोल्यूशन स्टडीज़ यहाँ पर की जाती हैं। ये डिसोल्यूशन स्टडीज़ इसीलिए की जाती हैं ताकि बायो इक्विवेलेंसी को चेक किया जा सके।
अगर ड्रग यहाँ पे फेल कर जाती है तो हम मानते हैं कि ड्रग जो है बायोइक्विवेलेंट नहीं होगी। और ये जो है सभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इन बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ को करती हैं। और देखिए स्पेशली फार्मा जो मैंने बात की फार्मा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ रहती है डिसोल्यूशन स्टडीज़, ताकि बायोइक्विवेलेंट जो है बनाया जा सके डिफरेंट ब्रांड्स को। अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ ड्रग हमारे पास देखिए ऐसी होती हैं जहाँ पे, जैसे हमने पीछे बात की थी कि अगर बायोइक्विवेलेंट नहीं होंगी तो ब्रांड स्विचिंग नहीं कर पाएंगे। तो देखिए एज अ फार्मासिस्ट जो है, क्योंकि हमारे पास मेडिसिन का जो है स्टॉक रहता है, पेशेंट्स की जब प्रिस्क्रिप्शन आते हैं तो ड्रग्स देते हैं, तो यहाँ पे जो है कुछ बातें हैं जो कि ध्यान रखनी होती हैं। देखिए कुछ ड्रग्स जो है वो लो बायोइक्विवेलेंट होती हैं। देखिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल बायोइक्विवेलेंट नहीं होती, लेकिन लो बायोइक्विवेलेंट होती हैं। और ये कौन सी ड्रग्स हैं? ये वो ड्रग्स हैं जिनका कि लो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है, यानी जिनका कि बॉडी में मार्जिन्स हैं जो सेफ्टी के और टॉक्सिक लेवल्स के, वो बड़ा ही नैरो रेंज में रहते हैं। अगर उनका थोड़ा सा अमाउंट भी ज़्यादा चला गया तो टॉक्सिक लेवल, अगर थोड़ा सा भी कम चला गया तो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ही हमें नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं फिनाटोइन की, जो कि एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। यहाँ पर फिनाटोइन 100 mg जो है, मैंने डायलैंटिन 100 mg ले ली है जो कि फाइजर की है। इसमें फिनाटोइन 100 mg जो है ड्रग रहती है। एप्टोइन जो है एबट का ब्रांड है, ये इसमें फिनाटोइन 100 mg ड्रग रहती है। यहाँ पर जो है हम ये वाले जो ड्रग्स हैं, जैसे कि कोई पेशेंट जो है डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने एंटी एपिलेप्टिक डॉक्टर ने उसे एपिलेप्सी जो है उसमें डायग्नोज की कि ये पेशेंट जो है एपिलेप्सी का शिकार है, और इसे जो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग स्टार्ट की, और वो ड्रग थी फिनाटोइन। और डॉक्टर ने यहाँ पर जो है ब्रांड जो शुरू किया वो था डायलैंटिन। डायलैंटिन ब्रांड यहाँ पे शुरू कर दिया, और डायलैंटिन ब्रांड शुरू करने के बाद जब दोबारा पेशेंट को बुलाया गया और उससे हिस्ट्री ली गई, तो उसने कहा कि मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ, अब मुझे कोई भी कन्वर्जन सीजर्स जो है नहीं आ रहे हैं। नाउ आई एम स्टेबल। पेशेंट जो है बिल्कुल स्टेबल है, वो उसे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। 3 से 6 महीने हो गए हैं उसको स्टेबल हुए। अब देखिए वो पेशेंट हमारे पास आता है। सपोज़ कीजिए किसी फार्मासिस्ट का जो है एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर पेशेंट आता है और वो कहता है कि मुझे जो है डायलैंटिन 100 mg जो है चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो है मेडिकल स्टोर में वो जो फार्मासिस्ट है वो कहते हैं कि देखिए हमारे पास डायलैंटिन तो नहीं है, लेकिन एप्टोइन 100 mg जो कि सेम जो है ये ड्रग है, ये हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ये ब्रांड जो है डिफरेंट होगा। अब पेशेंट ने भी देखा कि इसमें भी फेनाटोइन 100 mg है और पेशेंट ने वो दवाई ले ली। अब लेने के बाद क्या हुआ, पेशेंट को सीज़र आना स्टार्ट हो गए, पेशेंट को कन्वर्जन स्टार्ट हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ? पेशेंट तो फिनाटोइन 100 mg ही खा रहा है, फिर उसे दिक्कत क्यों हुई? तो देखिए यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है कि जिनके थेरेप्यूटिक इंडेक्स लो है, उन ड्रग्स का जो बायोइक्विवेलेंसी होती है वो बिल्कुल लो होती है। वो ड्रग यहाँ पर इस ब्रांड से अगर वो स्टेबल है तो ज़रूरी ही नहीं है कि वो दूसरे डिफरेंट ब्रांड से भी स्टेबल हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर जो अमाउंट सिस्टमिक सर्कुलेशन को रीच कर रहा है, यहाँ पर उतना अमाउंट जो है इस ब्रांड का रीच नहीं कर रहा हो, तो इसीलिए ये दिक्कत देखने को आती है। तो स्पेशली फिनाटोइन के केस में ब्रांड स्विचिंग इज़ नॉट अलाउड। और अगर किसी भी ड्रग की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसी कोई इंपॉर्टेंट ड्रग है, इंपॉर्टेंट कोई डिसऑर्डर है या डिजीज़ है, तो उसके लिए अगर किसी को ड्रग दे रहे हैं, जैसे कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स, उनका भी लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है, दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो है ब्रांड स्विचिंग अलाउड नहीं होती अगर वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड से पेशेंट स्टेबल है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रांड्स को जो है एकदम से चेंज नहीं करना चाहिए। वैसे ये स्पेशली पॉइंट्स जो है लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाले ड्रग्स के लिए होता है, बाकी ड्रग्स में तो ब्रांड स्विचिंग की जा सकती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो बायोइक्विवेलेंसी पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे क्लियरेंस पे, उसमें बात करेंगे हाफ लाइफ, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, इन सभी पॉइंट्स पे जो है बात करेंगे। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपका अपना फार्मेसी ऑफिसर अनमोल भाटिया।